हाय एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस इन वेव शेप थिन फिल्म्स के बारे में। तो हमने थिन फिल्म्स तो सुना था। थिन फिल्म्स क्या होता है, देखने में बिल्कुल कांच प्रकार का कुछ बनता था, कुछ इस टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का जो है वो थिन फिल्म्स था। अब हम लोग के पास आते हैं वेव शेप थिन फिल्म्स। कुछ इस टाइप का थिन फिल्म्स है, लेकिन उसका थिकनेस जो है वो एंगल के साथ बढ़ता रहता है हमेशा। जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ये जो थिन फिल्म है वो एंगल के साथ बढ़ रहा है। एंगल के साथ उसका थिकनेस जो है, अभी थिकनेस कितना है, अभी थिकनेस इतना है, और इस वाले थिकनेस को हम लोग क्या मान सकते हैं, टी मान सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से क्या होता है, जो थिकनेस है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। जब इसे मैं फर्दर ऐसे एक्सटेंड कर दूंगा तो थिकनेस और भी बढ़ जाएंगे, है ना। तो इस टाइप के थिन फिल्म्स को क्या कहा जाता है, इस टाइप के थिन फिल्म्स को कहा जाता है वेव शेप्ड थिन फिल्म्स, है ना। अब हम लोग इसे क्या निकालते हैं, इंटरफेरेंस। देखिए इस वाले टाइप के जो वेव शेप थिन फिल्म्स होते हैं, इसकी वजह से भी हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने को मिलता है आगे जाके। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, एक काले फिर सफ़ेद, काले सफ़ेद, कुछ इस टाइप का पैटर्न हम लोग को दिखाई पड़ता है स्क्रीन पर। जैसे देखिए पहले एक लाइट, इंसिडेंट लाइट PQ, इस वाले जो फिल्म है यहाँ पर क्या हुआ, इंसिडेंट हुआ, है ना। आप लोग ध्यान से देखिए PQ। अब ये वाले थोड़े से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और थोड़े से रिफ्रैक्ट हो जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर एक नॉर्मल भी बना सकते हैं, एक यहाँ पर हम लोग ऐसे नॉर्मल भी बना सकते हैं, है ना। और ये वाले क्या है, PQ जो है वो इंसिडेंट है, और QR क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और QS क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है ना। अब यहाँ पर देखिए जब ये QS इस वाले फिल्म में इंसिडेंट है तो ये इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रहा है QS, तो फिर से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब इस वाले फिल्म में फिर से ST क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रहा है, तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर फर्दर चले जाएंगे। और ये दोनों जो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों आगे जाके हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न सुपर इम्पोज होके देने वाले हैं, है ना। तो ये है हम लोग का इंटरफेरेंस इन वेव शेप थिन फिल्म्स के जो डायग्रामेटिकल डेफिनेशन है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो पाथ डिफरेंस है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जब आगे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न करेंगे या अचीव करेंगे, है ना, वो डिपेंड करेंगे कि पाथ डिफरेंस कितना है उन दोनों के बीच में, पाथ डिफरेंस कितना है। देखिए ये वाले जो है, इस T को मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ T। इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा, अगर मैं यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है ना, और इस वाले का कुछ नाम दे दूँ, तब क्या होगा, यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों आगे चल के इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप लोग फिर से कन्फ्यूज़न हो रहा है, देखिए मान लीजिए मैंने ऐसे इन दोनों को आगे चल दिए, है ना। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, कुछ इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तब ये दोनों परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ताकि क्या हो जाएंगे, आगे जाके MR और TU बराबर हो जाएंगे। तो जो पाथ डिफरेंस मिला वो कितना है, QM, यानी कि जब ये Q S और S से जाके T तक टकराएंगे, ये Q आगे जाके M तक पहुंच जाएंगे। देखिए ये QR रे जो है और TU रे जो है ये आगे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेंगे। जब तक Q M तक पहुंचे तब तक Q इस वाले रे के लिए S होके जाके T तक पहुंचा, है ना। तो पाथ डिफरेंस क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जियोमेट्रिकल पाथ डिफरेंस कितना होता है, QM को हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, यानी कि देखिए QS प्लस ST, ये है ना, ये पाथ का क्या होगा, डिफरेंस। इस वाले रे के लिए पाथ डिफरेंस कितना है, QS प्लस ST, और इस वाले रे के लिए QM, है ना। तो इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे, यानी कि माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास ये आंसर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स QM रे जो है, QM रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और QM रे कहाँ पर स्थित है, QM रे एयर पर स्थित है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है। क्योंकि एयर में किसी भी रे का, मीडियम का कुछ भी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कितना होता है, हम लोग 1 मानते हैं, है ना। तो हम लोग को QS, ST, QM और म्यू का वैल्यू निकाल के पुट कर देने पर हो जाएंगे, है ना। अब म्यू मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कैसे निकलते हैं, sin I डिवाइडेड बाय sin R, है ना। तो sin I को पहले निकाल लेते हैं और sin R भी अलग से निकाल लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएंगे, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस वाले एंगल को I मान लेंगे, इस वाले एंगल को मान लीजिए I है इंसिडेंट एंगल। अब
QMT में, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने परपेंडिकुलर माना था तो ट्रिगोनोमेट्री हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब QMT ट्रायंगल में हम लोग क्या निकालेंगे, साइन आई निकालेंगे। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, QM होंगे और हाइपोटेन्यूज कौन सा है, QT है। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, QT है। ठीक है, तो QM बाई QT। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अब साइन R को निकालने के लिए, R मतलब क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल, तो यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ कर देंगे और इसे हम लोग n मान लेंगे, इसे हम लोग n मान लेंगे। आप लोग देख रहे हैं ना, इसे हम लोग n मान लेंगे। तब क्या हो जाएंगे, QNT ट्रायंगल में अब क्या होंगे, QNT ट्रायंगल में देखिए इस वाले एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल मान लेते हैं। इस वाले एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसे मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ तो कुछ इस टाइप का बनता है, और इस वाले एंगल को R मान लेते हैं, है ना, इस वाले को 90 डिग्री मान लेते हैं, कुछ इस टाइप का बनेगा। तब इसमें क्या है, N है, T है और यहाँ पर Q है। और साइन R हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, QN बाई QT, है ना। क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, QN होगा, और बेस कौन सा होगा, बेस होगा QT, है ना। QT बेस हाइपोटेन्यूज होगा, क्योंकि सम पीपल हैव परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, QT, जो सबसे बड़ा है ना, तो वो है हम लोग के पास ये। ठीक है, QN बाई QT। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग के पास आ जाएंगे, है ना। डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर QM और QN बचेंगे, QT और QT कैंसिल होकर खत्म हो जाएंगे। तो QT कैंसिल हो जाएगी, QM बाई QN। यहाँ से हम लोग QM का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो QM बाई QN, यहाँ से हम लोग को QM तो चाहिए था ही, तो QM के वैल्यू हम लोग म्यू QN, यानी कि QN को इस साइड में ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। QM इज इक्वल टू म्यू QN, QM इज इक्वल टू म्यू QN। तो इस वाले इक्वेशन पर हम लोग बैठा देते हैं, QM के जगह पर म्यू QN हम लोग पुट कर देते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, QS को हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वाले जो QS है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, QN प्लस NS। ये जो QS है इसे क्या लिख सकते हैं, QN प्लस NS, QN प्लस NS। बाकी ST को हम लोगों ने ST ही लिखा, और यहाँ पर म्यू QN। अब ये म्यू को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू QN प्लस म्यू NS प्लस म्यू ST माइनस म्यू QN। म्यू प्लस म्यू QN और माइनस म्यू QN, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा म्यू NS प्लस म्यू ST। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, और इसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं ना। यहाँ पर क्या है, ये S है। इस वाले ट्रायंगल को मान लेते हैं एक, और इसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, T, यानी कि T थिकनेस पर है। ये ST के इस वाले जो ट्रायंगल बना, इसके साथ कॉन्ग्रुएंट बना के हम लोग एक और ट्रायंगल ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक और ट्रायंगल बनाते हैं, जो कि इसका नाम L दे देते हैं। हम लोग इस वाले पॉइंट का नाम क्या दे देते हैं, L, ताकि TS के और S के L दोनों बराबर हो, दोनों की कॉन्ग्रुएंट हो, है ना। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो साइड्स क्या है, TS बराबर S के SL होगा, क्योंकि इन दोनों पहले लेंगे तो इन दोनों को भी पहले लेना पड़ेगा। TS इज इक्वल टू SL। ये हम लोगों ने क्यों किया, ताकि ST के जगह पर हम लोग SL लिख सकें, ST के जगह पर SL, क्योंकि ST के जगह पर SL लिख दिया हम लोगों ने। देखिए NS प्लस SL कितना होगा, NS प्लस SL, तो NL हो जाएंगे, NS प्लस SL के जगह पर NL, तो हम लोगों ने NL लिख दिया। अब सिर्फ हम लोग को NL का वैल्यू अगर निकाल देंगे खत्म हो जाएंगे, NL का वैल्यू निकाल देंगे तो खत्म हो जाएंगे। NL का वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, NTL ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। NTL ट्रायंगल से, NTL ट्रायंगल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम या कुछ भी, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी लगा के NL का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को कुछ ना कुछ तो एंगल फाइंड होना चाहिए। मान लीजिए ये वाला एंगल ही कुछ है, तभी तो हम लोग लगा सकते हैं ना, एंगल तो फाइंड होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक एंगल बनाने की कोशिश करते हैं, एक एंगल बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए ये वाले, है ना, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा करेंगे, इस वाले को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं आप लोग, या नहीं भी करने से कुछ नहीं होगा, है ना। हम ऐसा कुछ करते हैं ताकि इसका एंगल का वैल्यू क्या निकल जाए, एंगल का वैल्यू निकल जाए। ये वाले होंगे R प्लस थीटा,
ये वाला एंगल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना होंगे r प्लस थीटा। आप लोग खुद सोच के मुझे बताइए r प्लस थीटा किस प्रकार से होंगे, r प्लस थीटा किस प्रकार से ये होंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे करके मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ, है ना। देखिए इन दोनों को फर्दर, ये डायग्राम थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना था तभी आप लोगों को समझ में आता है ना। इसको थोड़ा सा हम लोगों ने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, है ना। इसको हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अब एक्सटेंड करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, एक्सटेंड करने के बाद हम लोग को मिलेगा, देखिए मैं डायग्राम को रब करके फिर से आप लोगों के लिए बना देता हूँ। ये डायग्राम को रब करके मैं आप लोगों के लिए फिर से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। अब देखिए इस वाले को हम लोगों ने ऐसे किया, है ना। अब यहाँ पर क्या था, कुछ इस प्रकार सा था और यहाँ पर हम लोगों ने एक रिफ्रैक्टेड रे बनाया था और रिफ्रैक्टेड रे आगे जाके ऐसे निकल गए और हम लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया था, यहाँ पर जो नाम दिए थे वो नाम क्या था, नाम पहले देख लेते हैं फिर हम लोग इसे पुट कर देंगे। यहाँ पर नाम हम लोग कुछ दिए थे, जैसे कि P दिए थे, Q दिए थे, R दिए थे, S T आगे जाके U, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जिसका नाम था N। तो यहाँ से अगर हम लोग एक नॉर्मल को ड्रॉ कर सकते हैं, अब हम लोग क्या निकाल रहे थे, जो एंगल निकाल रहे थे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा इसे फर्दर एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड करने के बाद हम लोग S से, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया था, कुछ इस टाइप का ट्रायंगल बन रखा था, है ना, जिसका नाम था L, इसका नाम था K। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर यानी कि पैरेलली, है ना। तो यहाँ पर क्या है, TL है, ये वाले TL, तो इसके पैरेलली हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे वेज देंगे ताकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये दोनों लाइंस क्या है, अब ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो अगर ये वाले एंगल जितना होंगे ये वाले एंगल भी उतना ही होंगे, यानी कि हम ये वाले एंगल और ये वाले एंगल दोनों को बराबर पुट करेंगे। देखिए ये वाले एंगल कितना है, मान लीजिए थीटा है, क्योंकि ये थीटा होंगे तो ये भी थीटा ही होंगे, वो तो थ्योरम से हम लोग को पता चल जाता है। और ये वाला एंगल क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो हम लोग को पता है कि जब ट्रायंगल में एक्सटर्नल साइड का कुछ एंगल फाइंड करना होता है तो इन दोनों को प्लस कर देने पर हो जाता है। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इन दोनों क्या है, r प्लस थीटा। तो इसका एंगल क्या बन जाएंगे हम लोग के पास, r प्लस थीटा बन जाएंगे। अगर ये r प्लस थीटा है तो ये भी कितना हो जाएंगे, r प्लस थीटा ही हो जाएंगे, है ना। तब r प्लस थीटा, तो हम लोग के पास एंगल कितना मिल गया, r प्लस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, NTL ट्रायंगल को ले लेते हैं। ये वाले क्या थे, N थे, है ना, और ये वाले T और ये वाले L। NTL ट्रायंगल में r प्लस थीटा एंगल को लगा के हम लोग cos को लगा देते हैं। cos r प्लस थीटा कितना होगा, cos r प्लस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज होंगे, है ना। बेस कितना था, यहाँ पर बेस होगा यहाँ पर NL और हाइपोटेन्यूज कितना होगा TL, हाइपोटेन्यूज होगा TL का वैल्यू कितना है, यहाँ से यहाँ तक T यानी कि थिकनेस T और यहाँ से यहाँ तक भी थिकनेस T, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे तो 2T हो जाएंगे, है ना। तो TL के जगह पर आप लोग 2T भी लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, NL इज इक्वल टू TL cos r प्लस थीटा, TL cos r प्लस थीटा। तब NL इज इक्वल टू TL के जगह पर 2T हम लोगों ने पुट कर दिया। तब हम लोग के पास और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कितना था, साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर ये था और ये मल्टीप्लाइड होकर रखा हुआ था। तो ये हम लोग के पास फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए, अब स्टोक्स ट्रीटमेंट हम लोग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि फेज चेंज के बाद यहाँ पर आते हैं जब कोई भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर आगे चले जाते हैं, है ना, वो डेंसर मीडियम को टच करके, ये देखिए ये दोनों रेज जो है डेंसर मीडियम को टच करके आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पर -λ/2 करना पड़ेगा क्योंकि फेज चेंज होता है ना। और देखिए ये हम लोग के ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं करना है। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमा को पाने के लिए हम लोग क्या बनेगा, इसको n λ के बराबर कर दीजिए, यानी कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n λ, तो ये बराबर ये। और डार्क फ्रिंजेस यानी कि मिनिमा पाने के लिए, मिनिमम इंटेंसिटी पाने के लिए इसके बराबर कर दीजिए 2n + 1 λ/2। जब हम लोग ये कर देंगे तो हम लोग के पास फाइनल आंसर आ जाएंगे। तो आई होप आप लोग वीडियो को समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।